Hello student, good morning all of you. Welcome to VK classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 9 में पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक, यही था. और हमने आपको एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल चीज़ें आपको समझ ली और हम आपको बता रखे हुए कि एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल चलेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हमारा सिलेबस भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है. तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे. ठीक, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ जानकारी हम आपको देते रहेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगी. ठीक है, लेकिन अंदर ये है कि आप बेटा क्या करेंगे कि आप घर पे पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे. तो हम अपनी टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए नहीं, आपको सिर्फ हम क्या करते हैं लेक्चर्स को रिकॉल कर लेते हैं. फिर से फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या आपको डिस्कस किया हुआ था. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने ये देख रखा था कि आपको हमने बता रखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है बेटा, सेल्स को, कोशिका को कहते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट इज सेल्स. तो सेल्स की हम डिफिनेशन यही कह सकते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज द सेल्स. सेल्स को ही हम कहते हैं, सेल्स को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं क्योंकि पूरी लाइफ क्या होती है एक सेल्स पे ही बेस्ड रहती है. तो हमने फिर क्या किया उस लेक्चर्स में, हमने क्या देखा हुआ है कि सेल्स में आपको ये देखा गया कि हमने देखा आपको सेल्स के बारे में बताया डिफिनीशन. तो हमने देखा डिस्कवरी देखी सेल्स की. ठीक है, कि आपको डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था और कॉर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. फिर हमने देखा था आपको क्या कहते हैं कि डिस्कस किया हुआ था लिविंग सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी. हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखा हुआ था. फिर उसके बाद हमने आपको देखा हुआ था कि आपको क्या कहते थे कि आपको फंडामेंटली तरीके से आपको सारी चीजें हमको समझ में आई थी. फिर हमने बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स देखे थे, बायोलॉजी हमने डिफिनेशन दिखाई थी आपको. बायोलॉजी के दो पार्ट्स जो ब्रांचेज होती हैं, जो मेन ब्रांच थी जूलॉजी एंड बॉटनी थी. जूलॉजी का हमने डिफिनेशन आपको बता रखी है. जूलॉजी किस ग्रीक वर्ड से बनी थी वो हमने डिफाइन किया. फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं एंड फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए जो पिछले लेक्चर्स में. ठीक, जस्ट हम क्या करते हैं जहां पे स्टॉप किए हैं उसी के लिए आगे हम कंटिन्यूअस करते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यूअस करते हैं हम अपनी चीजों को. तो हमने कल डिस्कवरी नियर अबाउट आपको पूरी की पूरी पढ़ी. ठीक है, अब हमको ये पढ़ना है बेटा कि सेल की एक पॉइंट आपको जनरली आपको दिया हुआ है, थोड़ी सी एक लाइन में सिर्फ लिख दिया हुआ है, किसी ब्रैकेट की जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको क्लियर कर लेते हैं. देखिएगा सबसे फर्स्ट टाइम जो सेल थी, जब सेल की डिस्कवरी हुई तो लास्ट पॉइंट पे हमने ये बता रखा हुआ था जनरली क्या होता है कि कोई भी सेल, ध्यान रखिएगा ध्यान सुनिएगा, कोई भी जो सेल्स होती है वो सेल्स अपने आप में क्या होती है जीवधारी भी हो सकती है. अर्थात हमने ये देखा था कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनरली आपको क्या किए जाते हैं कि वो आपको क्या होती है यूनिसेलुलर कहलाते हैं. अर्थात उनकी लाइफ पूरी एक सेल में ही क्या होती निहित होती है. जस्ट एग्जांपल हमने क्या बताया था, अमीबा एंड क्लाइमेडोमोनास. एक एग्जाम्पल में आपको क्या हुआ बेटा एग्जांपल दे रखा हुआ क्लाइमेडोमोनास. तो आपको बता रखा हूँ कि क्लाइमेडोमोनास एक एल्गी का नाम है, अर्थात प्लांट्स का है. ठीक है, आपको सिंपलेस्ट क्लास है या फिर सिंपलर प्लांट्स में गिना जाती है जो एल्गी होती है उसका एक नाम है, जो कि आपको क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होती है. ठीक है, तो यूनिसेलुलर में आपको देखना है. फिर नेक्स्ट हमने आपको डिस्कस किया हुआ था किसके बारे में कि यूनिसेलुलर में हमने अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनास और ढेर सारे ईस्ट भी होते हैं, बैक्टीरिया भी आपको क्या होती है यूनिसेलुलर. तो यूनिट लॉट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन यूनिसेलुलर और अकॉर्डिंग टू अगर सेल्स कहा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन कंटीन्यूअसली ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन सिंगल सेल. कि एक सेल के अंदर ही सारी उसकी लाइफ प्रोसेस की क्रिया होती है, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं एक सेल के अंदर. ठीक है, तो उसको हमने बोला था क्या यूनिसेलुलर. अब दूसरी पॉइंट आपको ये बताया था मल्टीसेलुलर मतलब कुछ ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर वही यूनिट कुछ चीजों में आपको क्या होती है उससे डिवाइड करती जाती है बेटा, डिवाइड करती जाती है और आपको मल्टी सेल्स में आपको कंडीशन बन जाती है. और बड़े ऑर्गेनिज्म में आपको जो हर क्लास के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमने नाम लिया इंसेक्ट में, उसको छोड़कर ह्यूमन बीइंग्स हुए, कुछ अदर एनिमल्स आप देखते हो सारे के सारे आपको क्या होते हैं प्लांट जितने भी देखते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स. और हमने वो आपको एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ कि जो कुछ एल्गीज को छोड़कर आपको तो वो सारे आपको कैटेगरी जो होती है वो आपको क्या कहलाती है मल्टी सेलुलर में गिने जाते हैं. अर्थात बहुत सारी सेलें पाई जाती है उनकी बॉडी बनी होती है. तो हमने ये देखा कि मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो छोटी कक्षाओं में भी हम क्या करते हैं अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ रखे होंगे कि बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अंतर क्या होता है.
अब कहानी स्टार्ट करती होती है कि कुछ आपको पॉइंट हमने डिनोट करना है कि आपको आज बताना है बेटा सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी, ये हेडिंग तो नहीं दिया हुआ है लेकिन साइंस वाले बुक में कहीं मिल जाएगी आपको। सेल थियरी क्या होती है, ये सेल थियरी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा कि सेल थियरी मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। शुरुआत में क्या हुआ था, एक बड़े महान साइंटिस्ट जब सेल की डिस्कवरी चल रही थी बेटा, उसके बाद भी कुछ थॉट थे, परिकल्पनाएं दी जाती थी, तो उसमें बड़ी फेमस सेल थियरी का नाम मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट टाइम सेल थियरी जो देने वाले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट टाइम सेल थियरी इज प्रपोज्ड बाय द स्लाइडेन एंड स्वान। एक बड़े फेमस नाम बता रहा हूँ आपको, स्लाइडेन एंड स्वान। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा आपको क्या, स्लाइडेन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन थे और बेटा क्या थे, उनका नाम क्या था, स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, स्लाइडेन नाम के साइंटिस्ट थे जो, उन्होंने क्या किया था सन 1838 में, एंड स्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे, स्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सन 1839, ध्यान रखिएगा, जो स्लाइडेन थे वो एक बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे बेटा, बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति विज्ञानी थे। वो आपको वनस्पति के बारे में अर्थात पेड़ पौधे के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे, या फिर उसके वो साइंटिस्ट गिने जाते थे। ठीक है, दूसरा जो हमने नाम लिखा हुआ है स्वान नाम, ये स्वान जो थे ये जूलॉजिस्ट थे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो आपको जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में जिनका रुचि थी, या फिर वो जूलॉजिस्ट कहे जाते थे। ठीक है, तो वो शास्त्री थे जो जंतु के बारे में ज्यादा अध्ययन करते थे, या फिर उनकी नॉलेज उनको ज्यादा। तो इन दोनों ने अलग अलग देश के थे, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग देश के थे, और ये जो दोनों अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन किया, तो पाया क्या कि इन्होंने देखा कि जितने भी पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, वो सारी की सारी आपको क्या होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। एक ही प्रकार की सेल की बहुत ढेर सारे स्पीशीज को उन्होंने लिया, प्लांट्स को स्टडी की, उनके टिश्यूज को देखा, तो देखा उन्होंने कि सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो आपको क्या होते हैं, अकॉर्डिंग आपको प्लांट्स में देखा जाए तो वो सिर्फ सिंपल सा एक ही सेल जैसे आपको क्या होती थी, एक ही सेल से मिलकर बनी होती थी, उसमें ढेर सारी सेल देखी जाती थी। दूसरा जो जूलॉजिस्ट है स्वान नाम के साथी, उन्होंने देखा ढेर सारे जंतुओं में उनकी भी क्या होती थी, बॉडी की स्ट्रक्चर जो बनी होती थी किससे, सेल से बनी होती थी। अब कहानी आई, इन दोनों ने मिलकर एक थॉट दिया, विचार दिया, तो उन्होंने क्या कहा, ये सेल थ्योरी में जो लिखा गया था, उन्होंने सेल थ्योरी का फंडामेंटल दिया, इसलिए हम इनको कहते हैं द फर्स्ट सेल थ्योरी इज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय द स्लाइडेन एंड स्वान। पहली बार कोशिका सिद्धांत, हिंदी में सुनो कि कोशिका सिद्धांत पहली बार जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया। ये आपको सन याद रहे, एक और क्या होता है, इन 1838 में इन्होंने किया था, और इन दोनों ने मिलकर एक थॉट दिया था, कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी आपको अर्थ पे जीवधारी होते हैं वो सारे के सारे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बेटा आपको क्या होता है, सेल से होता है। तो उन्होंने क्या थॉट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल और मोर सेल, कि उन्होंने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आपको लिख सकते हो, फिर उसकी डेफिनेशन मैं दे देता हूं, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ one or more cells। ठीक, ये डिफिनेशन उन्होंने दिया था किसने, स्लाइडेन एंड स्वान ने। उन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, कि आपको सभी जो जीवधारी होते हैं वो आपको एक कोशिका या तो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसी को कहा जाता है ब्लड सेल थियरी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये आपको पूरा डिफाइन नहीं हुआ, तो उन्होंने देखा कि ये सिंगल सेल से मल्टी सेल कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या हुआ कि इसको डिफाइन नहीं किया था कि नए ऑर्गेनिज्म में जो सेल से आपको डिवाइड करके एक नई सेल आती है वो कहाँ से आती है, उसको डिफाइन नहीं कर पाया था।
तो उसके इस स्लाइडन और स्वान के फंडामेंटली को क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा डिफाइन किया। तो और इन्होंने एक और भी बात बताई थी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सेलों के अंदर ही होते थे। इन दोनों ने कहा जितने भी लाइफ प्रोसेस के लिए केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिजल्ट होती है जनरली आपको बेटा, लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी का ये जो लाइफ होती है वही रिजल्ट होती है, जो हम जीवित रहते हैं। वही कोई भी रिएक्शन आपको बंद हो जाए बेटा, कुछ फॉल्ट हो जाए तो हमारी लाइफ क्या होती है, नहीं चल पाती, आपको डिस्टॉर्ट जाएगी या फिर डेड कर सकते हैं हम। जैसे आपको सपोज दैट कर लो, किसी की नाक को बंद कर लो और उसके मुख को बंद कर लो, देखो अर्थात वो ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जा पाएगी तो क्या करेगा बेचारा, 5-10 मिनट के बाद आपको देखते हो ना तड़प कर मर जाता है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट रहती है जो आपको ऑक्सीजन को, जो आपको जनरली क्या करती है वो भाग लेती है रेस्पिरेशन में और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो उसको सप्लाई बंद हो जाती है तो उसका सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है वो सेलें डेड कर जाती है, तो आदमी भी डेड कर जाता है। क्लियर हो? तो हम आगे की क्लासेज हैं वो देखेंगे हम, फिलहाल आपको सिर्फ इतना से जानना है। तो हमने ये देखा, तो इसी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और फंडामेंटली तौर से उसको थोड़ा सा और मॉडर्न टाइप का बनाया हुआ था, जिनका नाम था बेटा विर्चाव। एक विर्चाव नाम के साथ ही उनका भी नाम विर्चाव, विर्चो लिखा हुआ, कहेंगे आपको विर्चो लिखा हुआ, सन 1855। सन 1855 में 1855 ईस्वी में विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्लाइडन और स्वान की सेल थ्योरी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा जो गलतियां थी, उन्होंने बताया कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी उन्होंने एक और जोड़ दिया, उन्होंने क्या किया, आपको वो नोट डाउन करना है बेटा कि ऑल न्यू सेल्स are arises from pre-existing cell। ये नोट डाउन करिए, ये विर्चाव का थॉट था, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपको सेल थ्योरी को क्या किया गया था, प्रपोज किया। क्लियर हुआ कि सेल थ्योरी को इस तरह से क्या हुआ, प्रपोज किया गया था बेटा, सिद्धांत पूरा किया गया था। ये पॉइंट हमारी सेल थ्योरी खत्म हुई। अब हम आगे की कहानी देखते हैं कि आते हैं सेल के थोड़ा सा शेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल का शेप कैसा हो सकता है या फिर उसकी साइज कैसे होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो? शायद हम नोट्स में आप प्रोवाइड करवा देंगे, नोट में ऐसे दिया होगा तो मिल जाएगा। तो ये आपको पॉइंट मिली, सेल थ्योरी क्लियर हुआ है। अब हम देखते हैं कि सेल का शेप कैसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सेल जो होंगी वो आपको शेप में क्या होती है, डिफरेंट होती है। सेल में क्या होगी, डिफरेंट होती है। वो कोशिकाओं की आकृति और जो आकार होता है, शेप एंड साइज, यहाँ पे यही लिख सकते हो, शेप एंड साइज। शेप और साइज क्या होती है, कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो बेटा भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की हो सकती है और इनमें आपको हम कुछ दे देते हैं, दिखा देता हूँ एनसीईआरटी ताकि आपको क्लियर है। ये एनसीईआरटी में देखो, देखो अलग अलग सेल बने, देखो बेटा दिख रहा है ना, ये देखो आपको किसका दिया हुआ है, मसल सेल्स का। ये किसका दिया हुआ, ब्लड की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। ये किसका दिया हुआ, जो नर्वस सिस्टम दिया है। ये आपको देखो कि किसका दिया हुआ, स्पर्म का दिया हुआ है। ये है ओवम दिया हुआ है। ये आपको क्या होती है, जो वसा कोशिकाएं होती हैं। ये सारे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग सेल होती हैं, आकार इनका अलग अलग है। अब बात आती, डिपेंड करता है इनके फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे इनके, या फिर आपको क्या होती है, फंक्शन के आधार पे जो कोशिकाएं होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, डिफरेंट शेप्स की हो सकती है एंड डिफरेंट साइज की हो सकती है। क्लियर है, डिफरेंट शेप हो सकता है उनका और डिफरेंट साइज। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी शेप जो देखे हैं बहुत अलग अलग ढंग है, जैसे स्फेरिकल हो सकता है, गोल हो सकती है। नॉर्मली जो सेल होती है, ध्यान सुनिएगा, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है वो आपको स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब होता है बेटा गोल होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है। इस तरह से हम सेल का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो इस तरह की होती है और हमने कहा कि फंक्शन के आधार पे उसके सेलें क्या हो सकती है, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप की हो सकती है। फिर हमने बताया इलांगेटेड भी हो सकती हैं, रॉड शेप्ड होती है, इलांगेटेड, रॉड शेप्ड, स्पिंडल शेप, अलग अलग तरह के आपको सेल मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसकी क्या रही कि इसकी फंक्शन क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंसर लिखा हुआ है। अमीबा जो होती है, अमीबा जो एक कोश की क्या होता है, जीव होता है, उसकी सेल की शेप जो होती है वो फिक्स नहीं है, वो इरेगुलर टाइप की शेप होती है। इरेगुलर टाइप का मतलब ये होता है उसका शेप जो होता है बेटा वो फिक्स नहीं होता, ठीक है।
फिक्स नहीं होता है, उसके शेप जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। उसके शेप जो होगा वो आकार में अमीबा फिक्स नहीं होता, अपनी साइज को क्या होता है वेरिएबल कर लेता है, मेंटेन किया रहता है, बदलता रहता है या फिर बदल लेता है, ठीक है। इनवेरिएबल होता है जो अमीबा का होता है, वो कम्प्लीटली नहीं होता है। और दूसरी होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक और सेल होती है जिसके अपने शेप को बदल सकते हैं, वो होती है बेटा WBC। इसलिए क्लासेस में भी पढ़े होंगे आप, 8 में शायद 8 में या 7 में दिया होगा, ठीक है, 8 में ही दिया होगा। तो उसमें भी हमने देखा था WBC जो होती है वो भी अपने साइज को शेप को क्या होती है वैरिएट कर सकती है, बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती है। और बाकी सब जितने भी सेल्स पाई जाती है उनकी साइज मैक्सिमम आपको क्या होती है फिक्स होती है। जैसे आपको दिया जाए नर्वस सिस्टम का, ठीक है, नर्वस सिस्टम की सेल्स की साइज जो होती है शेप जो होता है वो बेटा फिक्स होता है, स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं कि हाँ इसका ये साइज शेप इस टाइप का तो कुछ समय बाद वो डिफरेंट शेप का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वेरिएबल किसका होता है अमीबा का, और हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बीइंग के पाए जाती है WBC उसकी। क्लियर है, दोनों एग्जांपल माइंड में रहे कि साइज उनकी शेप उनकी क्या होती है फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल होती है, ठीक, वेरिएशन होता रहता है उनमें, वेरिएबल रहती है। अब आती है कि हमने उसको भी देख लिया तंत्रिका कोशिका का। अब ध्यान रखिएगा जो सेल होती है वो मूलभूत इकाई मानी जाती है, कोशिका जो होती है वो मूलभूत क्या होती है इकाई होती है, और वो कार्य करने की क्षमता उनमें क्या होती है दक्ष होती है, वो सारे कार्य उसकी लाइफ के लिए क्या होते हैं उस कोशिका के अंदर होते हैं। और सजीवों के जितने भी गुण होते हैं वो सारी डिपेंड रहती है आपको किस पे, सेल पे रहता है। कोई भी आपका सजीव का जो गुण देखते हैं बेटा आपको वो सारा डिपेंड गुण होता है किसकी वजह से, सेल की वजह से होता है, ठीक, वो सेल की वजह से होता है। अब इनमें देखा हुआ आपको लिखा हुआ है कि और देखिएगा बहुकोशिकीय जीवों में, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है उनकी जो सेल्स होती हैं, जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उनमें श्रम विभाजन हमको देखने को मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब वर्क लेबर मिलता है। वर्क लेबर का मतलब होता है अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साइज भी थोड़ा सा देखना है आपको, तो साइज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं साइज के बारे में। एनसीईआरटी में जो नहीं दिया है, एनसीईआरटी बियॉन्ड अगर हटेंगे तो वहां पे दिया है साइज वाले बुक में। जो सेल की साइज होती है, नॉर्मली सेल की साइज जो होती है वो 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से आपको 2.20 माइक्रोन तक होती है, ठीक है, नॉर्मली होती है। लेकिन सबसे आपको छोटी सेल जो होती है, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इन वर्ड में पाई जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट सेल का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है PPL, जिसको हमने इसका फुल नेम आपको याद रखिएगा, फुल नेम आपको बता देता हूँ। PPL का फुल नेम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल नेम होता है, इसी की सबसे छोटी होती है जिसको माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हो, माइकोप्लाज्मा की और इसकी PPL होती है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट जो सेल होती है, लार्जेस्ट सेल वो होती है ऑस्ट्रिच एग। जो शुतुरमुर्ग का एग होता है बेटा उसकी सेल की साइज क्या होती है सबसे बड़ी होती है, ठीक है। उसका नियर अबाउट हमको यानी इसका PPL की साइज इतनी हो सकती है 0.001 माइक्रोन, सॉरी इसकी साइज का माइक्रोन ही होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रिच का जो होता है वो आपको मिली माइक्रोन में हो सकता है, वो दिया होगा आपको, सॉरी मिली माइक्रोन कर रहा हूँ, आपको मिलीमीटर में ऐसे कुछ दे रखा होगा। उसकी साइज आपको दे रखा होगा 135 से 170 ऐसे नियर अबाउट क्या होता है माइक्रोमीटर होता है, ठीक, उसका माइक्रोमीटर, ठीक। दूसरी पॉइंट होती है, शायद लिख लो, अगर हम क्लियर करवा देंगे आपको नोट्स में हम लिख के भेज देंगे, ठीक है, क्लियरली। लेकिन हम लेक्चर्स के दौरान आपको वही क्लियर किया कितना होती है साइज, एक जगह हम लिख के बहुत सारी सेलों का दे देंगे आपको। दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है नोट बेटा कि सबसे लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती है वो किसकी होती है, तो वो आपको लार्जेस्ट इन ह्यूमन में, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल्स होती है वो होती है जिसको कहते हैं नर्व सेल। नर्व सेल कहा जाता है, या उसी को दूसरा नाम कहते हैं न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन से फेमस है, ठीक। न्यूरॉन खाली सिंगल वर्ड है, न्यूरॉन कह सकते हो। और नर्व सेल जिसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल जो होती है वो कौन है? तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। आते हैं अब ये साइज वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा, साइज वगैरह डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपको क्या जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ बेटा कि कह रहा है कि हमारा इन सेल में, शायद सुनिएगा, सेल में जो होती है प्रत्येक सेल लेबर के आधार पे अपने अपने फंक्शन क्या होते हैं डिफरेंट किए रहते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में देखा जाए पूरी बॉडी में तो सारी सेल क्या होती है एक जैसी नहीं करती, सेलों का समूह ही क्या होता है मिलकर बेटा क्या बनाता है? टिश्यू। तो अलग अलग टिश्यूज का लेबर के आधार पे डिफरेंशिएशन है। जैसे अगर कहा जाए हमको तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है वो अलग काम करता है। वो क्या काम करता है? पंप करने का काम करता है, ठीक है। अगर देखा जाए ब्लड के बारे में तो ब्लड की जो सेल्स होती है वो किसमें भाग लेती है? ट्रांसपोर्ट में भाग लेती है। यदि हम बात करें आपको लंग्स की तो लंग्स की जो सेल्स होती हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करवाती हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग सेलें हैं, अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके लेबर के आधार पे, उनके वर्क लेबर के आधार पे वो डिफरेंशिएट हो गई हैं और अलग सा काम करती हैं। लेकिन बात आती है ये कि सारे आपको कार्य करने में क्या होती है? सेलें दक्ष होती हैं, अपने अपने वर्क में पूर्णता क्या होती है? दक्ष होती है, ठीक है। वो सारे कार्य आपको विशिष्ट कार्य में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। उनको अलग अलग विशिष्ट कार्य दिया गया, अलग अलग सेल को अलग अलग विशिष्ट कार्य। जैसे हमने बताया हार्ट की सेल से बेटा पंप करने का काम करती है तो कॉन्ट्रैक्शन करती है। हमारी मसल सेल होती है वो आपको ट्रेवल करने में भाग लेती है। स्किन वाली सेल होगी वो अलग पार्टिसिपेट करती है। तो डिफरेंट टाइप्स की आपको सेल पाई जाती हैं और उनमें क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे आपको एक और सेल दिया हुआ, जैसे आपको लिया जाए कि कुछ सेल होती है जो अपशिष्ट पदार्थ को क्या होती है? एग्जिट करती है, बाहर निकालती है। जैसे आपको किडनी का ले लिया जाए, किडनी की जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन सेल होती है वो आपको क्या होती है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, छान कर बाहर निकाल कर इसको एक्सक्रीशन में भाग लेती है। तो सारी कोशिकाएं इनके क्या होती है? अलग होती है। तो अब आती है इन सभी कोशिकाओं में, इन सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं? इनके पास प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है? विशिष्ट क्या होते हैं बेटा? कुछ ऑर्गन्स पाए। जैसे हमारे बॉडी में विशिष्ट ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, तो एक सिंगल सेल के अंदर भी कुछ आपको क्या होते हैं? विशिष्ट काल के अलग अलग क्या होते हैं? टाइप्स के सेल्स के ऑर्गन पाए जाते हैं और वो ऑर्गन्स कहलाते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अलग अलग आपको क्या होते हैं? काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। उन सेल ऑर्गेनेल्स को हम क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कह सकते हो बेटा कोशिकांग कर सकते हैं। ये कोशिकाओं की मूलभूत इकाई होती है। किसी एक सेल की मूलभूत इकाई क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यही मिलकर आपको एक बड़ा सा क्या होते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या? सेल कहते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं क्या है। तो सेल ऑर्गेनेल्स आपको नोट डाउन कर सकते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इनके अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे बेटा। तो जैसे आपको क्या कहा जाए? जैसे आपको कहा जाए प्लास्टिक, प्लास्टिक एक सेल के अंदर प्लास्टिक पाया जाता है जिसको कहते हैं बेटा लवण, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नाम सुना होगा कभी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फिर हमने देखा हुआ है क्या पाया जाता है? प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एक पाया जाता है गोल्जी एपरेटस, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे कहते हैं, वो भी आपको इसी सेल ऑर्गेनेल्स में नाम आते हैं, खाली नोट करके रखिएगा आपको, ठीक है। गोल्जी एपरेटस। उसके बाद आपको क्या मिलता है? गोल्जी एपरेटस के बाद आपको क्या होते हैं? प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। एक और हम लिखते हैं ER शॉर्ट में लिखते हैं, इसका फुल नेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये पाया जाता है। फिर उसके बाद आपको बेटा लाइसोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। फिर उसके बाद आपको एक और है राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होते हैं? कुछ आपको क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं,
सॉरी ये क्रोमोसोम इसमें नहीं आया, तो ये सारे बाकी आपको ईटी से आपको देख सकते हो, और भी कुछ स्ट्रक्चर ईटी से, ठीक है। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं सारे मिलकर के आपको क्या होते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं। और वो सेल क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सारे ऑर्गन प्रत्येक सेल के, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सारे जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं और सेम पाए जाते हैं, उनका सेम फंक्शन होता है, चाहे वो सेल ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे वो आपको क्या होते हैं प्लांट के हो, या प्लांट के किसी भी पार्ट्स में, किसी भी ऑर्गेनेल्स में, सब में आपको यही सेल क्या होते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, लाइसोसोम भी आपको क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मिलेगा, आपको ह्यूमन बॉडी के सेल में मिलेगा, मतलब हर सेल में, प्रत्येक सेल में क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पाई जाती है। अब आपको लास्ट पॉइंट आपको ये बेटा है, तो ये सारी चीजें हमको खत्म हुआ सेल ऑर्गेनेल्स पे। अब बात आपको हमको पढ़ना क्या है, वो आपको स्टार्ट कर दूंगा, कोशिका कैसे बनी होती है, ये सेल का निर्माण कैसे होता है। तो आप इसी को देखें ना कि इन्हीं सारे से मिलकर आपको कोशिका का निर्माण होता है। तो हम पूरा थोड़ा सा स्टडी करके अंदर तक जाएंगे कि यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको क्या क्या पार्ट दिखाई देता है, या कौन कौन से पार्ट से मिलकर आपको क्या होती है, सेल का निर्माण होता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना चाहता हूँ। आपका सिलेबस हमने बताया ना बहुत छोटा है बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम आपको कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर दूंगा। और आपके पूरे हैं कि अंतर है ये कि आप मेहनत करके आपको क्या करिए, पढ़ना पड़ेगा, आप घर पे पढ़िए सारी चीज़ें, लेक्चर वो जिम्मेदारी मेरी कि सारे सिलेबस के आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बायोलॉजी का मैं करवा दूंगा बेटा। आलोक सर आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री के पढ़ा रहे होंगे तो आलोक सर करवा देंगे, मनीष सर फिजिक्स पढ़ाते होंगे तो मनीष सर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लेक्चर इतना ही बेटा, तो आशा करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड हार्ड वर्क करते हैं।